हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अब तक हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने जाना कि कैसे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स कैसे दूसरे पार्टिकल को अपने अंदर स्पेस देकर डिसॉल्व कर लेता है। हमने डिफ्यूज़न की डेफिनेशन को डिस्कस किया। हमने जाना कि कैसे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ से ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश की। होपफुली आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, अगर आपको इतना सा भी लगता है कि मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आई, यू आर फ्री टू आस्क। कमेंट सेक्शन ओपन है, जो भी आपको लगता है पूछना चाहिए रिलेटेड टू दिस चैप्टर वो आप पूछ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट को, जिसके अंदर हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। यानी हम जानने वाले हैं कि मैटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करके हम कैसे डिस्टिंक्शन निकाल सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर्स के बारे में। होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगी, और जो कि मैं पूरी कोशिश करूँगा, पर उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। इट्स नॉट कंपल्सन। अगर आपको लगे कि चीज़ें तो बकवास हो रही है तो यू कैन स्किप, यू कैन मूव ऑन अनदर चैनल ऑब्वियसली। तो चलो आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट के बारे में। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स अराउंड यू। जो भी कुछ आपको आसपास में दिखाई देता है उसको ऑब्जर्व करो आप। कहता है क्या, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि उनके जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जो कुछ भी आपने देखा, जैसे मोबाइल देखा, पानी का ग्लास देखा, पानी के ग्लास में पानी को देखा, हमारे आसपास में हिलती हुई चीज़ों को देखा, उसके वजह को ढूंढने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं हमने ये जाना कि हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें हैं। We can see that matter around us exist in 3 different states. Yes, keep in mind हमारे आसपास में जो मैटर्स हैं बेटा, वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो हम कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर में जब स्टेट्स ऑफ मैटर की बात होगी तो इन्हीं 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे, इन्हीं तीनों को डिटेल में समझेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। तो चलिए जानते हैं फिर। These states of matters arises due to variation in the characteristics of particles of matter. Obviously, हमने जो पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक को समझा, हमने पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को समझा, हमने जाना कि कैसे पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं, एक दूसरे से अटैच रहते हैं, कैसे उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है, और कैसे डिफ्यूज़न का प्रोसेस हो पाता है। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम अपने आसपास के मैटर्स को 1 2 3 ऑब्वियसली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में क्लासीफाई करते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। द फर्स्ट वन इज द सॉलिड स्टेट। डेफिनेटली द सॉलिड स्टेट आते ही अपने दिमाग में आपके बहुत सारी चीज़ें आप बनाकर बैठे होंगे, हाँ ये सारी चीज़ें सॉलिड है। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में अभी मोबाइल है, लैपटॉप है आपके सामने, या टीवी स्क्रीन है, तो ये सब अपने आप में सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, है ना, ठोस होते हैं। अगर आप इनमें उंगली डालने की कोशिश करो तो बेटा उंगली आर पार तो जाएगी नहीं। तो इसका मतलब पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टी क्या ऐसे एग्जाम्पल से ही समझ लोगे, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। चलिए जानते हैं एक्टिविटी 1.9 में क्या लिखा हुआ है। एक्टिविटी 1.9 वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेटा, ध्यान से सुनेंगे और जो चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी उसे नोट डाउन भी कर लीजिए आप। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, जो आपके आसपास में हैं। अगर इनमें से, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, आपके आसपास में मिल ही जाएंगी, फिर भी ना मिले तो आप और भी कोई चीज़ जो आपके आसपास में उसको कलेक्ट कर सकते हो। अ पेन, जो कि आपके आसपास में हो गई, ऑब्वियस सी बात है। अ बुक, निडल, पीस ऑफ वुडन, स्टिक और मैथ स्टिक, कुछ भी। Sketch the shape of above articles in your notebook by moving a pencil around them. यानी कि आपको इन्हें रखना है और उसके चारों तरफ उसको कह सकते हो आउटलाइन करनी है। Obviously, do all these have different shapes? Yes, देखते ही पता लग रहा है, वैसे भी different shapes हैं। Distinct boundaries and fixed volume. बदलते तो नहीं है। जब आपने शेप बनाना शुरू किया तो वो एज इट इज़ थे, फिक्स थे। आपने हाथ में उठाया तो एज इट इज़ थे, फिक्स थे। कहीं और रखा हुआ था तो एज इट इज़ थे, फिक्स थे। What happens if they are hammered and pulled और ड्रॉप? अगर उसके ऊपर हैमर लगाया जाए, यानी कि उसको बीट किया जाए, उसको ब्रेक करने की कोशिश की जाए, तो क्या होगा?
आर दीज कैपेबल टू डिफ्यूजिंग ईच अदर, क्या एक दूसरे में डिजॉल्व होने की, क्या एक दूसरे में मिल जाने की इनकी प्रॉपर्टी है। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, अब इनको कंप्रेस करने की कोशिश करो। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर हर लाइन में एक प्रॉपर्टी छुपी हुई है। जैसे पहले कहता है क्या कि इनके शेप्स को बनाओ, और क्या वो शेप्स डेफिनेट हैं, तो आपका आंसर आएगा यस। सॉलिड है तो डेफिनेट है, पेन डेफिनेट है, बुक डेफिनेट शेप का है, निडल, पीस ऑफ वुडन ब्लॉक या वुडन स्टिक, मैस्टिक, कुछ भी। क्या उनके वॉल्यूम फिक्स हैं? यस, वॉल्यूम भी फिक्स है। क्या उनको हैमर से जब आप पीटते हो तो क्या होता है, क्या वो स्ट्रेच होते हैं, क्या वो डिफॉर्म हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं? तो भाई हमने नोटिस किया कि वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। आर दीज केपेबल टू डिफ्यूजिंग इन ईच अदर, तो डेफिनेटली नो, यहाँ डिफ्यूज़न प्रोसेस नहीं हो पाएगा क्योंकि पार्टिकल्स पूरी तरीके से फ्री नहीं है। हमने कहा था डिफ्यूज़न प्रोसेस वहाँ पर होता है जहाँ पार्टिकल्स के बीच में स्पेस हो और पार्टिकल्स इजीली मूव कर सकते हो। यहाँ पर पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होगा, द रीज़न पार्टिकल्स रिजिड होते हैं। अब कहता है कि ट्राई टू कंप्रेस देम बाय अप्लाइंग फोर्स, अनेबल टू कंप्रेस, ऑब्वियसली अनेबल टू कंप्रेस, यानी कि यहाँ पर कंप्रेसमेंट नहीं पॉसिबल है, आप इसे कंप्रेस नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर वही सारी बातें कहता है, ऑल द अबव आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड, डेफिनेटली we can observe that all these have definite shapes, distinct boundary, fixed volume, and that is have negligible compressibility। शायद कोई चीज़ कंप्रेस हो सके थोड़ी बहुत। Solid have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force, यानी कि जब उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो अपने शेप को मेंटेन कर सकते हैं या फिर वो ब्रेक हो जाएंगे। Solids may break under a force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid। ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक, all these are the properties of solid। डेफिनेटली ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो पेपर में पूछी जाएंगी। और अगर हाँ ये सारी प्रॉपर्टीज याद है ना तो लाइन वाइज आप लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो क्या, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, they have distinct boundary, they have fixed volume, they are negligibly compressibility या they are negligible compressible, they have tendency to maintain their shape when subjected to force outside, break under the force but difficult to change their shape। समझ में आ गया? तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, नोट इट डाउन, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, बुक तो है ही, बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है। नाउ कहता है कंसीडर द फॉलोइंग्स। अब कहता है कुछ अलग केस लेते हैं। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? यस, इट कैन चेंज इट्स शेप बाय स्ट्रेचिंग। इट इज अ सॉलिड, या इज इट अ सॉलिड? यस, डेफिनेटली। इज इट अ सॉलिड और नॉट? यस, दिस वन इज अ सॉलिड, बट दिस सॉलिड हैव सम टेंडेंसी टू कंप्रेस एंड स्ट्रेच। यानी ये सॉलिड कंप्रेस हो सकता है, ये सॉलिड स्ट्रेच हो सकता है, थोड़ा बहुत शेप चेंज कर सकता है क्योंकि ये रबर है। तो कहीं ना कहीं इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ ऐसी बॉन्डिंग है, कुछ ऐसा स्पेस है जिसको वो कम करके ज़्यादा करके कंप्रेस हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। व्हाट अबाउट द शुगर एंड सॉल्ट? शुगर एंड सॉल्ट के बारे में क्या ख्याल है? व्हेन कैप्ड इन डिफरेंट जार, दीज टेक द शेप ऑफ जार, आर दे सॉलिड? बताइए। वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, बहुत फाइन है। अभी तो हमने क्या बोला, सॉलिड्स आर दोज थिंग्स विच आर अनेबल टू चेंज इट्स शेप, है ना, अनेबल टू कंप्रेस और एक्सपेंड। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही प्रॉपर्टी फॉल्स हो रही है। गौर से देखो तो दोनों प्रॉपर्टीज फॉल्स हो रही हैं। तो क्या ये सॉलिड नहीं है? ये सॉलिड है बच्चों, बस फर्क ये है कि पार्टिकल्स के साइज हमने थोड़े छोटे कर दिए और उसको हमने कहीं कहीं फिट करने की कोशिश की वो पर्टिकुलर वेसल के अंदर। व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? जो आपके होते हैं ना स्पॉन्ज यानी फॉर्म, या फिर स्ट्रेस रिलीज करने वाली वो गोल गोल बॉल होती है, स्माइली बॉल्स। इट इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। वाई? ना भाई सिंपल सी बात, क्योंकि उनके बीच में एयर ट्रैप्ड है,
कहीं ना कहीं स्पेस है, सो दैट जब आप फोर्स लगाते हो तो कंप्रेस हो जाता है। ऑल द एबव आर सॉलिड एज, अब ये एविडेंस दे रहा है, ये आपको बता रहा है कि भैया हम इनको सॉलिड्स क्यों बोल सकते हैं। तो कहता है बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, सॉलिड बोलने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। रबर बैंड चेंज इट्स शेप अंडर अ फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप ऑब्वियसली व्हेन फोर्स गेट रिलीज, यानी कि जब फोर्स को हटाया जाता है बेटा तब वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, यानी फोर्स को जब रिमूव किया जाता है तो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, यानी जब आप ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल्स रिमेन फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन अ हैंड और पुट इन प्लेट और इन जार, यानी कि जो अभी हमने बोला ना सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है कि वो रिजिड होते हैं, शेप को नहीं बदलते। पर हमने कहा कि अगर हम शुगर के क्रिस्टल्स को जार में डालें तो जार जैसा शेप हो जाता है, पर क्या इंडिविजुअल क्रिस्टल ने अपना शेप बदला? नहीं, तो इसका मतलब सॉलिड है। अ स्पॉन्ज हैज मिनट होल, बहुत छोटे से बहुत बारीक से छेद होते हैं, एंड इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया। When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it again and again multiple times. जब आप कंप्रेस करते हो तो उसमें से एयर रिलीज आउट हो जाती है, और जब आप उसमें से हाथ को रिमूव कर लेते हो या फिर एक्सेसिव प्रेशर या फोर्स हटा देते हो बाहर से, तो दोबारा से वो एयर वहाँ पर चली जाती है। Now these are the properties or these are the characteristics of solid. Now come to know and understand about the properties of liquid, यानी लिक्विड स्टेट के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको भी एक्टिविटी से ही कर लेते हैं। चलो, कलेक्ट द फॉलोइंग, जो कि आसानी से आपके घर में मिल जाएगा बेटा। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, उनमें से जो कुछ ना हो कोई इशू नहीं है, पर दो चार चीज़ें तो मिल ही जाती हैं। कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड put 50 ml of mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory. अब ऑब्वियसली अगर ये एक्सपेरिमेंट आप घर में कर रहे हैं तो लेबोरेटरी वाला जो आपका मेजरिंग फ्लास्क है, मेजरिंग कह सकते हो कंटेनर होता है, वो आपके पास तो नहीं होगा, पर कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप मेज़र कर सको वो ले सकते हो। रफ आइडिया थोड़ा सा। व्हाट विल हैपन इफ़ द लिक्विड्स आर स्पिल ऑन द फ्लोर, क्या होगा अगर लिक्विड फ्लोर पर गिर जाए? तो कहता है कि जब सरफेस पर वाटर या कोई भी लिक्विड बिखर जाती है तो होता क्या है, वो पूरे फ्लोर पर फैल जाता है, पूरे फ्लोर पर फैल जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, शेप चेंज हो रहा है भाई। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन। आप देखोगे जिस कंटेनर में डालोगे उसे, उसके जैसा शेप ले लेगा। जबकि सॉलिड में क्या था, सॉलिड में जो शेप था उसका वो फिक्स था, उसका शेप बदल नहीं रहा था। यहाँ पर क्या है, शेप बदल रहा है। डज द वॉल्यूम रिमेन्स सेम? यस, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर जितना भी आप लोगे, 50 ml पहले जार में डाला, 50 ml दूसरे जार में डाला, 50 ml तीसरे जार में डाला, तो उसका जो टोटल ओवरऑल क्वांटिटी है ना बेटा, वो तो नहीं बदली, बस शेप ही तो बदल रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि शेप में चेंज आ रहा है, बट यहाँ पर वॉल्यूम रिमेन सेम। वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम में कोई चेंज देखने के लिए आपको नहीं मिलने वाला। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम? नो नो नो, यहाँ पर शेप तो सेम नहीं रहता है ना, क्योंकि जैसा कंटेनर होगा उसके जैसा शेप वो ले लेगा। When you pour the liquid on one container into another, does it flow easily? Yes. यानी कि यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी आ गई किसकी, लिक्विड की। Liquid can flow easily, liquid can change shape according to the shape of the vessel. Liquid can have नहीं बल्कि फिक्स ही कह दो, must have same volume, यानी वॉल्यूम रिमेन शेप साइज फिक्स नहीं रहता, वॉल्यूम सेम रहता है बेटा। समझ में आ गया? नाउ क्या कहता है आगे, we observe that liquid have no fixed shape but have fixed volume. This is the first property of liquid. Liquids have fixed, we can say volume, but they do not have fixed shape. ये याद रखना।
उसके बाद आगे क्या मेंशन है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट, यानी जिस कंटेनर में उसे रखा जाएगा ये उसके जैसा शेप ले लेगा। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, यानी कि लिक्विड ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कह रहा है कि जैसे वो कंटेनर में डालोगे उसके जैसा शेप ले लेगा, वो फ्लो कर सकता है, और जो चीज़ें फ्लो कर सकती है उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं, उन्हें हम रिजिड नहीं कहते हैं। तो सॉलिड्स हमारे बेटा रिजिड थे, सॉलिड्स हमारे रिजिड थे, लिक्विड्स हमारे फ्लूइड होते हैं, ये याद रखना। तो ये मेन की पॉइंट है। Refer to the activity 1.4 and 1.5 where we saw the solid and liquid can diffuse into liquid. Yes, some of the solid can diffuse into liquid. Like हमने शुगर को मिलाया था, like हमने सॉल्ट को मिलाया था। शुगर और सॉल्ट को किस में डाला था बेटा, हमने वाटर में ही तो डाला था, और थोड़ी देर बाद शुगर गायब हो गया था, सॉल्ट भी गायब हो गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपने डिफ्यूजन प्रोसेस देखा था। द गैस फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर टू, यानी कि अगर आप नोटिस करो कि एक्वेटिक प्लांट्स या फिर एक्वेटिक एनिमल्स लाइक टर्टल्स, लाइक फिशेस, ये कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है ना, हालांकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, लगभग ऐसा माना जाता है कि 56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होता है शायद 100 लीटर ऑफ वाटर में, 100 लीटर ऑफ वाटर में, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट राउंड ऑफ कुछ ऐसा ही होता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा तो बहुत कम है, तो इसीलिए उनको फ्रीक्वेंटली ब्रीदिंग प्रोसेस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में, उनके पास लंग्स नहीं होते, गिल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ब्लड कैपिलरीज में डाल देते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो वहाँ पर हो रहा होता है। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. और ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। All living creature need to breathe. कोई भी हो, छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म भी, for their survival. और वो ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को लेते हैं और जो फूड स्टफ उन्होंने खाया होता है उसको वो ऑक्सीडाइज करके ब्रेक डाउन करते हैं। The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. What I told you, just told you. ऐसे मैंने बताया था कि वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, दैट्स वाई हम पानी में सांस नहीं ले सकते, क्योंकि एक तो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं करेगा, ठीक है, प्लस में हमारे पास गिल्स नहीं है डायरेक्टली उनको एब्जॉर्ब करके ब्लड कैपिलरीज में मिलाने के लिए। हमारे पास लंग्स हैं और लंग्स इस तरीके से डिज़ाइन नहीं है कि वाटर को लेकर वाटर को एक्सेल या फिर स्पेल आउट कर दे और बाकी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके, तो हम तो नहीं कर सकते। Thus we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquid. Yes, यानी कि लिक्विड के अंदर सॉलिड भी डिफ्यूज हो सकता है, लाइक शुगर सॉल्ट, लिक्विड भी डिफ्यूज हो सकता है, लाइक मिल्क में मिल्क, मिल्क में वाटर, वाटर में मिल्क। गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, लाइक अभी हमने डिस्कस किया कि एक्वाटिक प्लांट्स या एनिमल्स किस तरीके से ब्रीद लेते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज ऑब्वियसली हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, यानी लिक्विड में लिक्विड को अगर हम मिलाएं तो लिक्विड में लिक्विड जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, है ना, हायर देन द सॉलिड, एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट particle move freely and have greater space between each other compared to the particles of solid state, and यही से हम एक मेजर डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं, क्या कि पार्टिकल्स के जो बीच में स्पेस होता है बेटा सॉलिड में वो कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी आपको, लिखना है तो आप लिख सकते हो, बाकी बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी इनके की पॉइंट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, नोट्स भी आपको चाहिए होंगे वो मिल जाएंगे, और एक रफ आइडिया आपको इस चैप्टर का तो अभी मिल ही रहा होगा। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा थर्ड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। गैस के बारे में तो भाई क्या कहना, इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं। यस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्लांट को रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए, जिसे वो स्टोमेटा के पोर से एब्जॉर्ब करते हैं,
और हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन गैस की, जिससे कि हम ब्रीथ ले सकें, सांस ले सकें और अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें। हैव यू ऑब्जर्व्ड a balloon seller filling a large number of balloon from a single cylinder of gas? Yes, very important key point. अगर आप देखो तो उसके पास एक ही गैस का सिलेंडर होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, आइडिया दे दूं रफ सा, जो उड़ने वाली गैस होती है जिससे वो ऐसे बलून भरते हैं जो उड़ते हैं बेटा, उनमें बेटा हीलियम गैस होती है। कौन सी गैस होती है? हीलियम। हालांकि हीलियम से हल्की गैस हाइड्रोजन होती है जो कि और तेज़ी से उड़ेगी और हल्की होती है, पर हाइड्रोजन गैस जो है ना इन्फ्लेमेबल होता है, आग लग जाती है। इसीलिए जो गुब्बारों में गैस भरा जाता है वो हीलियम गैस होती है, ये याद रखना। और बाकी गैस के कंपैरिजन में हीलियम हल्की गैस होती है, इसीलिए इन्वायरमेंट में वो बलून के साथ ऊपर चली जाती है। इंटायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी, इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बलून्स ही विल एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। जाओ आप पूछो उनसे कि भाई तुम कितने गुब्बारे भर पाओगे। आई डोंट नो एक्चुअली अबाउट द आइडिया कि वो कितने भर पाएंगे, पर भर तो बहुत सारे लेते हैं वो। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन सिलेंडर, हीलियम गैस, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा ये सब छोड़ो, एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। सिलेंडर जो एलपीजी गैस का होता है लगभग 14 किलो 200 ग्राम का होता है ना, 14 केजी 200 ग्राम, राउंड ऑफ करें तो 14 केजी के आसपास में, है ना। लेकिन उस 14 केजी के गैस के सिलेंडर को आप पूरे महीने भर तक जलाकर खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो। इसी से आप समझ सकते हो कि उस सिलेंडर के अंदर कितना ज़्यादा गैस है जो कंप्रेस करके भरा गया है ना। तो यही चीज़ यहाँ भी कह रहा है कि आप कितने सारे बलून्स भर पा रहे हो या वो कितने सारे बलून भर पा रहा है, जाओ पूछो। और ये भी इंक्वायरी करो कि क्या गैस वो डाल रहा है। तो वो तो मैं बता चुका हूँ कि हीलियम गैस डाल रहा है, फिर भी आप पूछोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज वैसे भी ज़्यादा रिलायबल होती है बेटा। चलिए अब हम एक्टिविटी पर चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.11 यानी 1.11। तो अब तक हमने 10 एक्टिविटीज़ कवर कर ली हैं, ये 11th एक्टिविटी है। टेक 300 ml ऑफ सिरिंजेस एंड क्लोज देयर नोजल बाय रबर कॉक एज शोन इन फिगर 1.4। यानी कि आपको सिरिंजेस लेना है, आगे की निडल को हटा देना है, निडल को हटाने के बाद उसको आगे से रबर कॉक से दबा लेना है। रबर कॉक ना हो तो आपका जो इरेजर होता है बेटा उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिरिंज को आगे से उससे दबाना है, पीछे से सिरिंज को कंप्रेस करना है, कोशिश करनी है ताकत लगाकर कि वो कंप्रेस हो थोड़ा बहुत। फिर आप नोटिस करो कि क्या वो कंप्रेस हो पा रहा है। तो यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी का टेस्ट हो रहा है, यानी कि लिक्विड बहुत माइन्यूट कंप्रेसिबल होते हैं, माइन्यूट बहुत थोड़े बहुत कंप्रेस होते हैं। कुछ लिक्विड हैं थोड़े बहुत कंप्रेस हो भी जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लिक्विड ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो पाते। लेकिन गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। तभी तो यहाँ पर क्वेश्चन रेज कर रहा है ना वो, कि अगर आप जाओ मार्केट में स्टडी करो तो आप नोटिस क्या कर पा रहे हो कि एक गैस वाले सिलेंडर से कितने सारे बलून भर पा रहा है वो। तो कहीं ना कहीं गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी थी उस सिलेंडर के अंदर, जब उसने गुब्बारे में भरा तो वो एक्सपेंड हुई और ज़्यादा से ज़्यादा गुब्बारे वो भर पा रहा था। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, आपको पिस्टन को हटा लेना है। लीव वन सिरिंज अनटच्ड एंड फिल विद वाटर इन सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन थर्ड। यानी 3 सिरिंजेस लेने हैं, एक में आपको एयर भरना है जो कि नॉर्मल है, दूसरा आपके पास लिक्विड लेना है, कोई भी लाइक वाटर ले लोगे, तीसरा आपको चॉक पाउडर डाल लेना है। Insert the piston back into the syringes. You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringes for their smooth movement. वैसे मूवमेंट तो उसकी स्मूथ ही होती है। जो सिरिंजेस आपको मिलते हैं मार्केट से 5 रुपये का देगा, आप जाके बोलना मुझे डिस्पोजेबल सिरिंज चाहिए, 5 रुपये का देगा, बस 5 रुपये का। आगे से उसके निडल हटा देना क्योंकि बहुत डेंजरस हो जाएगा, नहीं तो घुस जाएगा बेटा हाथ में आपके। Now try compress content by pushing the piston इन ईच सिरिंज। अब आपको उसको कंप्रेस करना है, लाइक ऐसे कंप्रेस करना है, दबाना है और ट्राई करना है कि किस में आप कंप्रेस कर पा रहे हो। तो यहाँ पर गैस है, आप नोटिस करो कि कभी इसकी पोजीशन यहाँ रही होगी और ये इतना ज़्यादा कंप्रेस हो गया, इतना ज़्यादा कंप्रेस हो गया। तो गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है। अगर कंप्रेसिबिलिटी के टेस्ट के बारे में बात करें तो गैस जो है बेटा वो हाईली कंप्रेसिबल है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड थोड़ा बहुत हो जाता है गैस के कंपैरिजन में बहुत कम, और सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत
ज़्यादा वी कैन से। तो सबसे लेस कंप्रेसिबल कौन है? सॉलिड है। What do you observe? In which case the piston easily pushed? Obviously in gaseous situation. What do you infer from your observation? आपने क्या conclusion निकाला, क्या result निकाला? यही निकाला भाई कि गैस जो है वो highly compressible होता है। और कोई पॉइंट समझ में आया नहीं हमें? We have observed that the gases are highly compressible as compared to solid and liquid. This is the key point. You must remember this key point. The liquefied petroleum gas, it is the full form of LPG बेटा। LPG की फुल फॉर्म है, 1 मार्क में ये पूछ लिया जाता है, टीचर पूछ लेते हैं। LPG की फुल फॉर्म, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG की फुल फॉर्म, ये पूछा जाता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम for cooking or oxygen supplied to the hospital in cylinders is compressed gas. Compressed natural gas like CNG is used for fuel these days in vehicles, जिसे आप natural gas भी कहते हैं। Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into small cylinder and transferred or transported easily. यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक आप आसानी से गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस। गैस आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। यस, we come to know of what being cooked in the kitchen without even entering there by smell that reach our nostrils. यानी जब आप घर में घुसे भी नहीं होते हो तो आपको पता लग जाता है कि आपके घर में क्या बना है, या फिर कभी कभी तो पड़ोसी के घर से भी खुशबू आ जाती है कि भाई कहीं ना कुछ तो ये बना। अब मैं ये वो का नाम नहीं लूँगा, पर आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। आपको ऐसी किस चीज़ की खुशबू लगी आसपास में? स्पेशली मैं आपको बताऊं तो शायद आपको सूजी के हलवे की खुशबू लग जाती है, कहीं पराठे तले जा रहे हैं तो उसकी खुशबू लग जाती है, पूड़ी बन रही है तो उसकी खुशबू लग जाती है, कहीं नॉनवेज बन रहा है तो उसकी खुशबू लग जाती है आपको। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? या ऑब्वियसली क्योंकि जो स्मेल है वो गर्म चीज़ों से आ रही है, और गर्म चीज़ों में बेटा डिफ्यूज़न प्रोसेस फास्ट होता है। The particle of the aroma of food mixed with the particle of air and spread from kitchen and reach us even farther away. हम बहुत दूर होते हैं लेकिन फिर भी वो हम तक पहुंच जाता है। The smell of hot cooked food reach us in seconds compared to with the rate of diffusion of solid and liquid. Obviously गैस का rate of diffusion बहुत rapid होता है, बहुत fast होता है। दैट्स वाई हमने एक एक्टिविटी भी करी थी ना कि जिसमें हमने एक इंसेंस स्टिक लिया था, अगरबत्ती ली थी, उसको सॉलिड स्टेट में रूम के किसी कॉर्नर पर रखा था तो उसकी खुशबू नहीं आ रही थी, पर जैसे ही हमने उसे जलाया तो जलाने के बाद उसकी खुशबू को आप फील कर पा रहे थे। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल, लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। ऑब्वियसली in the gaseous state the particles move about randomly high speed. yes, तो इससे ये भी पता लग गया कि पार्टिकल्स का डिफ्यूज़न तो फास्ट है ही बेटा, उस डिफ्यूज़न प्रोसेस के लिए जो पार्टिकल का मोशन है, यानी जिसे आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी दैट है फॉर्मूला हाफ mv², ये भी बहुत ज़्यादा होता है ना। और पार्टिकल जिसके फ्री होंगे मूवमेंट उसी की ज़्यादा होगी। अगर मैं कहता हूँ कि आपके हाथ पैर बांध दिए जाएँ तो जितनी बड़ी रस्सी होगी आप उतना ही हिल डुल पाओगे, है ना। अगर आपको दीवार से एकदम किसी खंबे से टाइट बांध दिया जाए तो आप बिल्कुल भी बस वहीं पर हाथ पैर छटपटाते रह जाओगे, इधर उधर जा नहीं पाओगे। वहीं पर हाथ पैर खोल दिए जाएं तो खुले सांड की तरह घूमोगे। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कुल मिलाकर बात यह कि 3 स्टेट्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको मजाक में बता दिया। पहला जिसमें आपको खंबे से बांधा गया था वो सॉलिड स्टेट की निशानी है बेटा, जिसमें पार्टिकल्स इतने ज़्यादा रिजिड होते हैं कि बेचारे घूम नहीं पाते हैं, बस वहीं पर आप ऐसे ऐसे हिल डुल सकते हो, तो वो एक सॉलिड स्टेट का यहाँ पर कह सकते हो रिलेवेंसी दिखा रहा है। दूसरा लिक्विड की बात करो, हाथ पर बांध दिए, रस्सी की लंबाई को छोड़ दी और उस रस्सी से आप वहाँ तक मूव कर पाओगे। जैसे गाय भैंसों को आपने देखा होगा खूंटे से बांध दिया जाता है पर रस्सी की कुछ लंबाई छोड़ी जाती है जिससे वो उतने एरिया में घूम पाते हैं बेचारे। तो ऐसे ही यहाँ पर थर्ड सिचुएशन की बात की जिसमें फ्री होते हो। Due to this random movement, the particles hit each other and also the wall of the container, and the pressure exerted by the gas because of this force exerted by the gas particle per unit of area on the wall of the container. यानी particles continuously टकरा रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये 3 states को बेटा इस तरीके से अलग अलग explain कर रहा है।
अगर आप देखो गौर से तो यहाँ पर गैस के स्टेट की बात कर रहा है, जिसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना ज़्यादा दिखाया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल का मोशन बहुत रैंडम होगा, वाइब्रेट भी करेंगे, मूवमेंट भी कर रहे हैं, है ना। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर स्पेस, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखो आप, तो यहाँ पर कितना वाइड स्पेस दिखाया गया है ना। अगर आप देखो तो कितने सारे स्पेस है ना, स्पेसियस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, तो पार्टिकल आसानी से मूव कर पाएंगे, घूम पाएंगे। वहीं पर अगर इससे ऊपर वाली कंडीशन की बात करें जो कि लिक्विड स्टेट को शो कर रहा है बेटा, तो इसमें आप साफ देख सकते हो कि पार्टिकल के बीच में स्पेस थोड़ा सा कम हो गया। पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम में इसमें कम पार्टिकल्स थे, गिनती के ही पार्टिकल्स थे, जिनको गिनना भी आसान है कि 6 है। इसमें पार्टिकल्स को गिनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली पार्टिकल्स को काउंट करना पड़ेगा। जो लिक्विड स्टेट है पर पार्टिकल फिर भी मूव कर सकते हैं, एरोज दिखाए गए हैं। यस, सॉलिड स्टेट की तो भाई बात ही क्या करें, इसमें पार्टिकल इतने ज़्यादा रिजिड और स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, रेगुलर स्ट्रक्चर्ड होते हैं कि पार्टिकल बेटा मूव नहीं कर सकते, बस वहीं पर वाइब्रेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल देते हुए समझाया था। तो यहाँ पर ये 3 सिचुएशन है जिसको डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की गई है बेटा। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। डायग्राम में क्या दिया गया है, तो कहता है ABC आर शोन मैग्नीफाइड सिमेट्रिक पिक्चर ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द मोशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी सीन एंड कंपेयर्ड विथ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आप नोट डाउन करें। कहता है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ये डेंसिटी की अपने आप में डेफिनेशन है बेटा। तो अगर आपसे कोई डेंसिटी की डेफिनेशन पूछे, जो कि पूछ भी सकता है बेटा, तो ये डेफिनेशन आप दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द डेफिनेशन फॉर डेंसिटी, तो आप बोलेंगे द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज टर्म्ड एज डेंसिटी। Mass per unit volume is termed as density. So density is mass upon volume. Very simple. Now arrange the following in order of increasing density: air, exhaust from chimney, honey, water and chalk, cotton, iron. तो देखो डेंसिटी के हिसाब से मैं बताऊं आपको, तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। मास लेकिन कांस्टेंट रखना है, यानी सेम वजन की चीज़ें ली जाए, और जो ज़्यादा जगह घेरेगा उसकी डेंसिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 ग्राम गैस ले लूँ, 10 ग्राम मैं अगर पानी ले लूँ और 10 ग्राम का कोई सॉलिड ले लूँ, तो सबसे कम जगह सॉलिड लेने वाला है, तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा जो है वो सॉलिड की होगी। यानी जो कम जगह घेरे लेकिन मास उतना ही हो, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। या कुल मिलाकर मैं बात करूँ तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी बेटा, एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू गैस। तो ये याद रखना कि यहाँ पर ये डेंसिटी का फैक्टर है जो डिस्कस कर रहे हैं। और डेंसिटी क्या कहता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जो रिजिड होगा। रिजिड सब्सटेंसेस की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और बेटा जो मूवेबल चीज़ें होती हैं, जो फ्लो कर सकती हैं या फ्लूइड कह सकते हो, उनकी डेंसिटी कम होती है। तो उस हिसाब से आप इसे क्लासीफाई करके आंसर दे सकते हो। मैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस को डिक्टेट या एलैबोरेट या एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा था कि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस के भी अगर आपको आंसर्स चाहिए बेटा, तो डेफिनेटली चैनल के साथ बने रहो, आने वाले दिनों में आपको क्वेश्चन के आंसर्स भी मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। बहुत इम्पॉर्टेंट, क्या हम स्टेट्स को बदल सकते हैं? क्या कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड बन सकता है? क्या कोई लिक्विड सब्सटेंस गैस बन सकता है? भैया बिल्कुल बना सकते हैं। अपने डे टू डे लाइफ में कोई मुझे एक एग्जांपल बताओ जिसमें हम सॉलिड से लिक्विड बनते देखते हैं, जो बहुत इजी है और आजकल के दिनों में आप आराम से देखते हो। अच्छा, कोई ऐसा कंडीशन जिसमें लिक्विड गैस बनते हुए दिखती हो आपको, जल्दी से बता दो, कमेंट सेक्शन में लिखो फटाक से। और ये भी आंसर देना मुझे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है। अगर आप डेफिनेटली अब तक सीखते आए हो और जो बातें मैंने आपको बताई है लगभग 30 मिनट से मेरी ये बकवास सुन रहे हो, तो आपको ये पता होगा कि मैंने क्या क्या बताया है। तो अब हम बात करेंगे चेंज
जो मैटर का स्टेट में जो चेंज आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैटर्स देखो क्या होता है, हमने पढ़ा कि 3 स्टेट है मैटर के, है ना, लेकिन आपस में ये इंटर कन्वर्टेबल भी होते हैं। जैसे अगर आप देखो तो बर्फ़ से पानी बन जाता है, और बर्फ़ को अगर रोड पर फेंक दो अभी गर्म मौसम में, तो आप नोटिस करना कि जैसे बाहर रोड पर आप फेंकोगे तो वो गर्मी से पिघलेंगे, पहले पानी बनेंगे, और पानी बन के बस इतनी तेज़ गर्मी है कि पता नहीं कहाँ गायब हो जाएंगे, यानी वो गैस बन गए, वे इवेपोरेट हो गए। तो टेम्परेचर को बढ़ाकर आप स्टेट बदल पा रहे हो। इसी का उल्टा कर लें, पानी लेते हैं, है ना, अगर मान लो उबालते हो आप, उसके ऊपर ढक्कन डाल दो, तो ढक्कन के ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स आप देखोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ढक्कन पर जाकर वो कंडेंस्ड हो गए, ठंडे हो गए, और दोबारा से वेपर स्टेट या गैस स्टेट लिक्विड में बदल गया, है ना। और अगर मैं उसको फ्रिज में डाल दूं तो फिर से वो दोबारा आइस बन जाना है। तो प्रैक्टिकली होके देखें तो ये अपने आप में स्टेट कन्वर्टिंग का प्रोसेस है। कुछ चीज़ें हीट देकर चेंज हो जाती हैं, कुछ प्रेशर को चेंज करके हो जाती हैं, और क्या और कोई फैक्टर हो सकता है, बताओ तो, कोई और फैक्टर हो सकता है। तो फिलहाल ये क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है 35 से 40 मिनट का, क्योंकि ये अगर टॉपिक शुरू किया ना मैंने तो कम से कम 15-20 मिनट और लगेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में बेटा हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम मैटर के स्टेट कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, हम इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे, सब्लिमेशन के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूज़न के बारे में पढ़ेंगे, डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यकीन तो है नहीं मुझ पे, बट चैनल के साथ बने रहोगे तो डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।